Hi everyone, welcome to my channel. And we are currently doing economics from NCRT, and we are doing Indian economic development. And the chapter that we are going to start today is rural development. So I think NCRT is very important. And if you are in class 12 preparing for your board exams या फिर CUET देने वाले हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जहाँ पे बेसिक समझना है इकोनॉमिक्स के, तो उसमें 11th एंड 12th के एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी होता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनसीईआरटी से करें या नहीं करें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एनसीईआरटी से जरूर करना चाहिए। एंड पूरा कोर्स मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ऑल्सो गाइज, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप जो मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड उस ग्रुप पे ना मैं सारी पीडीएफ्स डालती रहती हूँ। एंड इसी के साथ साथ अगर आपके कोई डाउट है, मैं नॉर्मली असाइनमेंट्स भी डालने लगी हूँ अब। जो भी आप करने वाले हो, जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, मैं इसका एक 30 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड वाला असाइनमेंट डाल देती हूँ या कभी सीयूईटी के क्वेश्चन डाल देती हूँ, सो दैट आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहो। एंड अगर आप वो अटेम्प्ट करके चेक कराना चाहते हो, मुझसे असेसमेंट चाहते हो, तो आप अपनी आंसर पीडीएफ भी ग्रुप पे भेज सकते हो। स्टूडेंट्स अपनी आंसर पीडीएफ भी ग्रुप पे भेज देते हैं एंड मैं वो असेस करके आपको दोबारा भेज देती हूँ। तो आई थिंक मेक द मोस्ट ऑफ इट। And yeah, let's quickly start with the chapter now. So let's start with the quote. Quote बोल रहा है, only the tillers of the soil live by the right. The rest form their train and eat only the bread of dependence. So वो यही कह रहे हैं कि जो टिलर्स हैं सॉइल के, जो सॉइल पे काम कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग जीते हैं बाय राइट, बाकी सारे लोग उन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही रूरल डेवलपमेंट है, तो रूरल एरियाज में कैसे डेवलप हो रहा है एंड ये सब हो रहा है, हमें इस चीज पे बात करनी है। सो प्रीवियसली वी हैव स्टडीड हाउ पॉवर्टी वाज अ मेजर चैलेंज फेसिंग इंडिया। ठीक है, हमने पहले ये देखा है पॉवर्टी कैसे, पॉवर्टी तो आप वैसे भी आपको पता है कि इंडिया में कितना बुरा हाल है। But we also know that majority of the poor live in rural areas. And yeah, guys, I'll request you कि आप ना या तो बुक लेके बैठो साथ में, एंड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, नोट्स नोट्स बना रही हूँ साथ में या हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप भी ये साथ साथ करते रहो, सो दैट जब आप उठो इस क्लास के बाद आपको लगे कि आपका चैप्टर हो गया है मेरे साथ। एंड या आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड ऑल्सो एक बार नोट करो कि आपके हर चैप्टर, हर पेज के सबसे नीचे ना 2024 एंड 25 लिखा है क्या, क्योंकि ये सबसे अपडेटेड वर्जन है एंड ये आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मैंने सबसे अपडेटेड वर्जन की पीडीएफ निकाली है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप सबसे ज्यादा अपडेटेड वर्जन ही यूज कर रहे हो, क्योंकि उसमें डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स सब कुछ अपडेटेड होता है। ठीक है, विद दैट लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये तो बेसिक बात है, हम सबको पता है। Mahatma Gandhi once said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban centers, but mainly development of villages. ठीक है, सो यही वो बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि ग्रोथ जो है वो नहीं डिपेंड करती कि कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बट डिपेंड करती है कि विलेजेस में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, गांव में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वहां डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है। दिस आइडिया ऑफ विलेज डेवलपमेंट बीइंग एट द सेंटर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ओके, इज रेलेवेंट इवन टुडे। ठीक है, वाई इज इट रेलेवेंट? सो अभी जब भी आपको कोई क्वेश्चन बोलता है ना, आप अपने आप उसके आगे वाई लगा दो। ठीक है, वो कह रहे हैं द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट बीइंग विलेज डेवलपमेंट बीइंग सेंटर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट इज रेलेवेंट टुडे। व्हाई इज दैट सो? मतलब ये एज इट इज भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर आप अपने आप से पहले पूछ लोगे तो आप आंसर रेडी रखोगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का ये स्टाइल बेस्ट होता है। तो वाई शुड वी अटैच सच सिग्निफिकेंस टू रूरल डेवलपमेंट? क्यों हम बोल रहे हैं विलेज डेवलपमेंट सेंटर है, क्यों हम बोल रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं रूरल डेवलपमेंट को ओवरऑल? ठीक है, तो यही चीज हम बात करने वाले हैं। It is because more than two-thirds of India's population depends on agriculture that is yet to become productive enough to provide for them. One-fourth of rural India still lives in abject poverty. Okay, that is the reason we have to see a developed rural India if our nation has to see the real progress. What then does rural development imply? अब उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने ये कहा कि रूरल डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट क्यों सेंटर है? विलेज डेवलपमेंट इसलिए सेंटर है क्योंकि आज भी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो आपकी है,
वो आपकी रहती है गांव में, विलेज, रूरल एरिया में, उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। इसलिए डेवलपमेंट कब होगी? जब लोगों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगी, लोग जब ग्रो करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगी पूरे नेशन की। तो नेशन की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है मेजोरिटी ऑफ द लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह की डेवलपमेंट हो। वो कौन सा एरिया है? वो रूरल एरिया है। इसी वजह से रूरल डेवलपमेंट विल इम्प्लाई नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, सो यही वो आंसर करना चाह रहे हैं यहाँ से। ठीक है, some of the areas which are challenging and need fresh initiatives for development in rural India include development of human resources। तो वो एरिया भी बता रहे हैं कि रूरल एरिया में कौन सी कमियां हैं एंड कहाँ पे डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी यानी जो लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ठीक है, दैट इज लिटरेसी। So, there's a very like it is required urgently that we spread literacy, we develop human resource so that people are more literate, people can just read and write। यार अगर आप रीड नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, सो इमेजिन आपको कोई भी नौकरी आप कैसे सस्टेन करोगे? कि अगर आपको कहीं पे शेफ की जॉब करनी है, पर आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो खाने में, वो एक्सपायर है या नहीं है, उनकी डेट शेल्फ लाइफ कब तक है, ये सब कैसे पता होगा आपको अगर आप पढ़ पा रहे हो? ठीक है, अगर आप पढ़ ही नहीं सकते, यू कांट रीड एंड यू कांट राइट, तो फिर वो चीज में आप डेवलप नहीं हो रही ना नेशन कहीं से भी। ठीक है, एंड देन फीमेल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक फीमेल घर पे भी रहती है, अगर एक फीमेल होम मेकर भी है, वो कहीं नहीं जाती जॉब करने, पर होम मेकिंग, मैनेजिंग अ हाउस इज ऑल्सो साइंस, it's also a task, so if that woman cannot read and cannot write, then how will she manage the home properly? ठीक है, अगेन क्या चीज वो यूज कर रही है खाने में, कहाँ पे क्या रखा है, क्या चीज, कुछ पढ़ना है आपको, कुछ खरीदने जाना है, घर का ही सामान खरीदना है, ठीक है, तो अब आपको इन सब में जब पढ़ना ही नहीं आता होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना, और आपको नहीं आता होगा तो आप आगे नहीं पढ़ा पाओगे। सो एक वुमेन, एक फीमेल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। Okay, health, addressing both sanitation and public health, that's also very critical. Then we have land reforms. So land reforms, land reforms पे focus करना is very important. Then development of productive resources of each locality. ओके, सो डेवलपमेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट में भी इंक्लूड होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस, रोड्स, फीडर रोड्स टू नियर बाय हाईवेज, क्योंकि गांव में अगर कुछ सामान या कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, ठीक है, फीडर रोड्स हो गई, या रोड जो कनेक्ट कर रही है गांव को हाईवे तक, जिससे कि सामान जो है वो ट्रक में भर के या कैसे भी जा पाए, पहुंच पाए बाहर मार्केट्स में बिकने के लिए, तो वो रोड डेवलप होनी इंपॉर्टेंट है ना। अब इमेजिन करो एक गांव जिसकी कनेक्टिविटी ही नहीं है अपने आसपास के एरिया से या आसपास के अर्बन एरिया से, जहां पे वो ट्रांसपोर्ट कर पाए जो वो बना रहे हैं। अगर कनेक्टिविटी ही नहीं है, अगर रोड्स ही नहीं है, तो ना कोई आ पाएगा खरीदने आपके यहाँ पे या अपनी फैक्ट्री लगाने, ना ही सामान जो बनेगा वो कहीं जा पाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए, गांव का या रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो कोई आकर गांव में, क्योंकि रिसोर्सेस सस्ते में मिल रहे हैं, हो सकता है वो वहां पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ले, वो कुछ ग्रो करना चाहे, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, इरिगेशन रिक्वायर्ड है, क्रेडिट मार्केटिंग रिक्वायर्ड है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है। All right, you understand the context to whatever you're studying in Indian economic development, guys, try and build up a story near it, तो वो ज्यादा इजी हो जाती है चीजें। ठीक है, एंड देन special measures for alleviation of poverty and bringing about significant improvement in living condition for weaker areas, weaker sections of the population, emphasizing access to productive employment opportunities। ठीक है, so all this means that people engaged in farm and non-farm activities, basically जो भी लोग engaged हैं farm and non-farm activities में, गांव में, rural areas में, have to be provided with various means that help them increase their productivity. ठीक है, they also need to be given opportunities to diversify into various non-farm productive एक्टिविटीज सच एज तो फार्म एक्टिविटीज तो है, फार्म पे आप कुछ उगा रहे हो, गांव में आप कुछ काम कर रहे हो, वो है, पर बहुत जरूरी है कि आप उन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी लगाओ, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, इनेबल करो उन लोगों को, इनेबल देम बेटर एंड मोर अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर पे और ज्यादा अफोर्डेबल एक्सेस हो,
सैनिटेशन फैसिलिटीज हो वर्क प्लेसेस पे, तो इमेजिन एक वर्क प्लेस पे अगर सैनिटेशन फैसिलिटी है, अगर वॉशरूम्स है, अगर पानी है, so maybe more female employees can be employed, but if there are no washrooms then there would be a problem. Not a lot of female workers can come and work because they won't be very comfortable. So basic sanitation facilities, ठीक है, education for all would also need to be given top priority for rapid rural development. Rural areas में जितना educate करोगे ना आप लोगों को, उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी कि खाली फार्म एक्टिविटीज ही नहीं है, नॉन फार्म एक्टिविटीज भी है, एंड गांव में रह के भी कितना कुछ किया जा सकता है जो शहर जाके नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सब करने के लिए, समझने के लिए पढ़ाई लिखाई होना बहुत जरूरी है। तो वो एक चीज है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Then it also observed in an earlier chapter that although the share of agriculture sector's contribution to GDP was on decline, the population dependent on the sector did not show any significant change. यानी population आज भी 2/3 population dependent है agri पे, लेकिन फिर भी अगर इतनी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है उसमें तो चेंज आ नहीं रहा, फिर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, फर्दर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसेलरेटेड टू अबाउट 3% per annum during 1991 to 2012। 1991 से 2012 तक, यानी अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 20 साल में। ठीक है, 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स। जब रिफॉर्म आए, सर्विस सेक्टर में लोगों का शिफ्ट हुआ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट ना डिक्लाइन हुआ। ठीक है, अब डिक्लाइन हो गया और ये 20 साल में डिक्लाइन होता गया। ठीक है, विच वॉज लोअर देन अर्लियर ईयर्स। इन रिसेंट ईयर्स द सेक्टर हैज बिकम वॉलेटाइल। अब ये सेक्टर बहुत ही वॉलेटाइल हो गया है, यानी प्रिडिक्टेबल नहीं है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे हमें नहीं पता, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो क्या हो सकता है, जैसे आप खुद सोच के देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मैं आगे बिना पढ़े भी आपको बोलूं कि वॉलेटिलिटी है, ठीक है, एंड बहुत फ्लक्चुएशंस है, तो आप बोलोगे हाँ मैम ये तो है, जिस साल बारिश ठीक से हो जाती है उस साल तो ग्रोथ रेट अच्छा होता है, एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन अच्छी होती है। जिस साल बारिश नहीं होगी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, या फिर बहुत एक्स्ट्रा बारिश हो जाएगी कि फ्लड आ जाएंगे, तो भी दिक्कत है, फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर का हाँ ये तो है, फ्लक्चुएशन तो हमने भी पढ़ी है, इतना तो पता होगा ना, करंट अफेयर आसपास जो हो रहा है, तो यही तो वॉलेटिलिटी है। ठीक है, ड्यूरिंग 2000, सो नाउ कैन यू कनेक्ट, अभी यू रेड एनवायरमेंट चैप्टर, अब समझ आ रहा है कि ये रिसेंट इयर्स में ही क्यों वॉलेटिलिटी ज्यादा हुई है, क्योंकि हमने एनवायरमेंट से पास्ट में इतनी छेड़छाड़ की है जिसका असर हमें अब दिख रहा है, और क्योंकि वो अब नेगेटिव असर दिख रहा है, इसी वजह से अब आपका एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो रहा है और आपका ओवरऑल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो रही है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, विच इज व्हाई इन द एनवायरमेंट चैप्टर आल्सो वी वर कॉन्स्टेंटली सेइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एनवायरमेंट हिट हुई है, एनवायरमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिट हुई है, एंड इट्स अ साइकिल। Okay. During 2014-15, the gross value added growth rate of agriculture is and its allied sectors was less than 1%. Scholars identify decline in public investment since 1991 as the major reason for this. They also argue that inadequate infrastructure, यानी adequate infrastructure नहीं है, inadequate है, लैक है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का इंडस्ट्री में और सर्विस में, इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन है एम्प्लॉयमेंट की, ये हमने अभी पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में कि कैजुअलाइजेशन होती जा रही है। ठीक है, तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे एंड जो लोग रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड थे वो अभी कम होते जा रहे हैं, लोग कैजुअल वेज की तरफ, कैजुअल लेबर की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फर्दर इम्पीड रूरल डेवलपमेंट, तो ये चीजें रूरल डेवलपमेंट को होने नहीं दे रही हैं। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट कब होगी, जब वहां पे स्टेबल जॉब्स बनेंगी, पर अगर और कैजुअलाइजेशन होगी तो नहीं होगी ना, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म होगी तो भी दिक्कत होगी, तो डेवलपमेंट कैसे होगी वहां पे, राइट। द इम्पैक्ट ऑफ दिस फिनोमिना कैन बी सीन फ्रॉम ग्रोइंग डिस्ट्रेस विटनेस्ड अमंग फार्मर्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। दिस ग्रोइंग डिस्ट्रेस which is witnessed among the farmers across different parts of India. Against this background, we will critically look at some of the crucial aspects of rural India. So we have to look at some of the crucial aspects और इंडिया का, जैसे कि हो गया क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम। क्रेडिट मतलब पैसे मिलना, और मार्केट कैसे होता है, मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, क्यों, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तक आप सिर्फ राइस और व्हीट पर डिपेंडेंट रहोगे,
Then the role of organic farming in promoting sustainable development. We talked about sustainable development, and we have already completed that chapter. You can go and check in the playlist. एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट कर लिया है. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि आप आज सब यूज कर रहे हो रिसोर्सेज, पर आप तरीके से यूज कर रहे हो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप छोड़ रहे हो. ठीक है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हेल्प करती है हम वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज. क्रेडिट का मतलब क्या है? ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल. रूरल सेक्टर, रूरल इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी? पैसा लगाओगे जब उस पे, कैपिटल इन्फ्यूज होगा. फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं एक बार होगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, टू रियलाइज higher productivity in agriculture and non-agricultural sectors, you need to put in money, right? As the time of gestation period between crop sowing and realization of incomes after production is quite long. यार पता है क्या होता है? आप, मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं ना, आप फार्मर हो, ठीक है, ये फार्मर है हमारा. फार्मर क्या कर रहा है? आज इसने सो करा, क्रॉप सो करी, मतलब बीट उगाता है सपोजिटली. आज वो सीड्स वगैरह सारी रखी करी, पूरा का पूरा काम करा. अब ये पूरा का पूरा पता है सो हो रहा है. अब ये हार्वेस्ट होगा बहुत महीनों में, फिर ये हार्वेस्ट होके मार्केट जाएगा, मार्केट में जब बिकेगा, ये पूरा टाइम पीरियड बहुत लंबा है. दिस टाइम पीरियड इज लॉन्ग. तो जो उन्होंने इसमें इनपुट की कॉस्ट लगाई है, ठीक है, कॉस्टिंग जो उनका पैसा लगा है, जब तक उनके पास मार्केट से पैसा आएगा, अगर उसमें एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली 1 साल का टाइम लग रहा है, तो जो वो कैसे करेंगे? वो आगे की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में अपना फार्म ग्रो करना है, वो कैसे करेंगे? उसी पैसे से तो करेंगे जो आएगा उनका सामान. या क्या चाहता है एक किसान? क्या चाहता है कि मेरा सामान बिके, जो पैसा आए उसको मैं वापस से लगा दूं अपने काम में, और ज्यादा सामान प्रोड्यूस करे, और ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, और ज्यादा बेचे, और पैसा है अपने काम में लगा दो. लेकिन जब वो इनपुट लगाते हैं, जब वो कोई भी क्रॉप उगाने के लिए करते हैं, और जब उनके पास पैसा आता है, उस बीच जो टाइम लगता है वो लंबा है. तो इतने टाइम में वो क्या करें? खाली बैठे रहें या वो अपना काम ग्रो ना करें? ऐसे में जरूरी होता है क्रेडिट. रूरल इकोनॉमी में हम क्रेडिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कैपिटल इन्फ्यूज करना टाइम टू टाइम, ऐसे टाइम पे मदद होती है कि आप क्रेडिट ले रहे हो, आप किसी से पैसे की मदद ले रहे हो, और आप उनको बोल रहे हो. गांव में कई बार विश्वास पे भी ये चीजें चलती हैं कि आप अभी पैसे दे दो, जब क्रॉप, जब हो जाएगा, जब धान बिक जाएगा, जब आपका, वो फार्मर्स लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि जब धान बिक जाएगा या जब ये सब बिक्री हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, तब ले लेना. पर इस बीच का क्या? तो इस बीच में जब पैसे चाहिए होते हैं तो क्रेडिट काम आता है रूरल इकोनॉमी. ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. तो फार्मर क्या करते हैं ऐसे टाइम पे? अगेन जो मैंने बोला, फार्मर ऐसे टाइम पे बोरो कर लेते हैं अलग अलग सोर्सेस से, क्योंकि उनको ना आगे के लिए भी तो खरीदना है, सीड्स खरीदनी है, फर्टिलाइजर खरीदना है, इम्प्लीमेंट खरीदना है. कितने फार्मर्स हैं जिनके घरों में फंक्शन हो सकता है, शादी के फंक्शन हो सकते हैं, किसी की डेथ हो गई, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो गई, बीच में काम भी तो आता है. तो एक किसान तो अपना सारा पैसा अपने जमीन पे लगा रहा है, तो उसको और पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, बाकी सामान लेने के लिए. तो इस टाइम पे वो, क्योंकि टाइम पीरियड लंबा है, इस वजह से वो बोरो करते हैं. ठीक है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. जब इंडिपेंडेंस हुई ना, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए हम लोगों को 1947 में, उस टाइम पे ट्रेडर्स और ये जो उधार देने वाले होते थे गांव में, ये एक्सप्लॉइट करते थे बुरी तरह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, तो बहुत ज्यादा. ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स को बहुत ज्यादा, उनको पैसे दे देते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे. ठीक है, और उनके ना मैनिपुलेट करते रहते थे अकाउंट, क्योंकि अब लिटरेसी नहीं है. क्यों हम कह रहे हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है गाँव में? क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अपना अकाउंट ही नहीं देख पा रहे, आपके पास कितने पैसे हैं क्या है आप देख ही नहीं पा रहे वो चीज. और अगर आपके गांव में डेवलपमेंट नहीं है, अगर आपके गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके गांव में बैंकिंग सिस्टम नहीं है, आपके गांव में बहुत सारी चीजें नहीं है अगर, तो आप किस पे डिपेंड हो जाओगे? जो एक वो पढ़ा लिखा मनी लेंडर होगा, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे. आप जब मुंशी जी कहते हैं ना वो गांव में, तो आप उन पे डिपेंडेंट हो गए. अब आप उनके पास जाओगे, वो तो आपको जो बोलेंगे वही सही है, क्योंकि आपको खुद पता ही नहीं है, आपने एजुकेशन ली नहीं, आप तो इनोसेंस में गए, भोले भाले भोले मन में चले गए उनके पास. वो फायदा उठाएंगे, वो पैसा देंगे, उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, वो आपके अकाउंट मैनिपुलेट करेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा? आप उधारी के ट्रैप में, जिसको हम डेट ट्रैप कहते हैं, ठीक है, उधारी का ट्रैप,
इसको हिंदी में बोले तो उधारी का फंदा, उधारी का जाल, आप इसमें फंसते जाते हो। एंड इसमें जब फंसते जाते हो तो अब क्या होता है कि फिर फार्मर्स क्या करते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, उनके पास वो इंटरेस्ट, पैसा वापस देने का पैसा नहीं बचता। इसी वजह से आपने बीच में एक ट्रेंड देखा था फार्मर सुसाइड का, कि कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपनी जान दे देते हैं कि करें क्या, जाएं कहाँ, ना पैसे लौटाने को है ना कुछ है। ठीक है। सो ऑल दी थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। इफ यू कैन सी नाउ, जो करंट अफेयर में चीजें आती रहती है ना, फार्मर सुसाइड हुआ, उसके पीछे रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली लैक ऑफ रूरल डेवलपमेंट का सीन है, जो आप पढ़ के आ रहे हो, बेसिक पढ़ रहे हो, तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ठीक है, वी आर हेयर टू कनेक्ट थिंग्स, कनेक्ट, अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड कनेक्टेड विद एवरीवेयर। इकोनॉमिक्स का यही ब्यूटी है अपने आप में। ठीक है। सो अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969। 1969 में एक चेंज आया जब इंडिया ने अडॉप्ट करा सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें था कि रूरल क्रेडिट ने फार्मर्स को मिल नहीं रहा है, फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो अब उनकी मदद करेंगे, एडिक्वेटली उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। लेटर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, was set up in 1982 as an apex body to coordinate activities of all institution involved in rural financing system। धीरे धीरे क्या हुआ, हमने रूरल एरिया में ना थोड़ा हेल्प करना शुरू किया। एंड 19, जैसे वो बोल रहे हैं कि आपने 1969 में एक चेंज आया जब सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच हुई, कि लोगों को क्रेडिट पहुंचाएंगे, किसानों को जिसको चाहिए उनको पैसा देंगे। लेकिन ये इतनी सारी एजेंसीज हैं, ये भी काम सही कर रही है नहीं कर रही, इनका भी तो कोई बॉस होना चाहिए ना देखने के लिए। एंड में आपके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो टीचर्स के भी तो कोई प्रिंसिपल होता है ना, जो देखते हैं कि टीचर्स भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑब्वियसली टीचर्स स्टूडेंट्स को देखती हैं, पर उन टीचर्स को भी तो मॉनिटर करने के लिए कोई चाहिए, तो इसलिए प्रिंसिपल होते हैं। राइट। सो इसी वजह से यहाँ पे भी टीचर्स तो आ गए, सोशल बैंक आ गया, मल्टी एजेंसी अप्रोच आ गई, अलग अलग एजेंसीज आ गई, पर इनको भी कौन देखेगा कि ये काम ठीक से कर रहे नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी फार्मर्स को तंग कर रहे हैं, किसानों को। उसके लिए आया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। 1982 में आया, ये एपेक्स बॉडी था, ये कोऑर्डिनेट करता था एक्टिविटीज सारे ही इंस्टीट्यूशन की जो इन्वॉल्व थे रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में। ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ हार्बिंग, वो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था, एक हार्बिंगर था ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम में सबसे ज्यादा चेंज हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद, एंड इट लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टूवर्ड्स प्रोडक्शन एंड ओरिएंटेड लर्निंग। तो इसने थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ाया, क्रेडिट सिस्टम में चेंज लाया। ठीक है। The institutional structure of rural banking today consists of set of multi-agency institutions, namely कमर्शियल बैंक। सो अभी इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर क्या है रूरल बैंकिंग में, रूरल बैंकिंग में क्या क्या होता है, रूरल बैंकिंग में आपको मिलेगा कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीस कहते हैं, कोऑपरेटिव्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाईलाइट कि आज की डेट में रूरल बैंकिंग में मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस कौन है, ये मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन है रूरल एरिया में। इनको चेक कौन करता है, नाबार्ड, कि ये सही परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस एडिक्वेट क्रेडिट एट चीपर, ओके होल्ड ऑन, एट चीपर रेट्स। ठीक है। तो इनका काम क्या है, जो गांव में ये मल्टी एजेंसी है, जो रीजनल रूरल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है आपका, ठीक है, इनका काम क्या है, क्योंकि आपके वो जो मुंशी जी या जो लोग थे जो उधार देते थे, बड़े बड़े फार्मर, वो होता है ना, बड़े कुछ गांव में अमीर फार्मर्स होते हैं, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, रिच फार्मर, बहुत रिच हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसा देते हैं, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो ऐसे में ये जो एजेंसीज हैं, जो रीजनल रूरल बैंक हो गया, जो आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया गांव में, इनका काम है आपको, किसानों को पैसा देना कम रेट पे, ताकि किसान अपना काम कर पाए, किसान सुसाइड करने पे मजबूर ना हो। ठीक है। रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अभी हम एसएचटी बोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, सेल्फ हेल्प ग्रुप इमर्ज हुए टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में अगर थोड़ा गैप था तो उसको ठीक करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आए, because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into overall rural social and community development। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम आया,
लेकिन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम ना उतना काम नहीं आ पाया, उतने अच्छे से पैसा नहीं दे पाया। नंबर वन रीजन वुड बी, आई वुड से, अगर आप लॉजिकली सोचो, अगर किताब से हटके थोड़ा सोचना चाहो, तो जो इन बैंक्स में काम कर रहे हैं, पहली बात तो पढ़ाई लिखाई बहुत कम है गाँव में, काम करना नहीं चाहते, इसके इतने पैसे नहीं है। और रूरल एरिया में भी ना जो किसान है, दिक्कत यह है कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो फिर भी विश्वासदारी में उन्हीं के पास जाते हैं जो उनको लूट रहे हैं। तो इसलिए फॉर्मल सिस्टम आ तो गया। मैं कह रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, मैं आपकी मदद भी करना चाहती हूँ, और मैं आपके लिए पूरे नियम कायदे के साथ कुछ ले आई आपकी मदद करने। पर एंड में अगर आप मदद लेना ही नहीं चाहते, और आप ही वो उन लोगों के पास जा रहे हो जो आप लोगों को लूट रहे हैं, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वही हुआ, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम या फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम भी उतने काम नहीं है, एंड वो भी इनएडिक्वेट रहे। उन्होंने अपनी परफॉर्म भी अच्छा नहीं करा, देखो उनके भी जो लोग वहां पे काम कर रहे थे वो भी थोड़ा इनएडिक्वेसी थी। ये गैप जो आ गया था ना कि क्रेडिट चाहिए और अब गैप है मार्केट में, ये फिल करा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आए अब, और सेल्फ हेल्प ग्रुप ने दिस, क्योंकि किसी तरह का कोलैटरल चाहिए होता था। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल होता है वो सामान जिसको आप गिरवी रखते हो पैसा लेने के लिए। ठीक है, आपका अपना कुछ होना चाहिए जिसे आप गिरवी रख रहे हो। सपोजिटली मेरी वॉच है, मेरे पास अभी यही है, मैं बोलूं मैं इसको रख रही हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, जिस दिन मैं आपके पैसे लौटा दूंगी आप मुझे मेरी घड़ी वापस दे देना। कोलैटरल होना चाहिए, मतलब लोगों के तो घर वर रखते हैं ऑब्वियसली, घड़ी पे तो कोई नहीं दे रहा पैसे। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रही हूँ कि कोलैटरल क्या होता है। ठीक है, since some kind of collateral is required, vast proportion of poor rural households were automatically out of credit network। क्योंकि फॉर्मल सिस्टम, हाँ ये भी एक रीजन है फॉर्मल सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि फॉर्मल बैंक्स में ना किसी तरह की आपको चीज रखनी होती थी गिरवी पैसा लेने के लिए। अब कोई ऐसा किसान जिसका अपने नाम पे कुछ है ही नहीं, घर तक नहीं है अपने नाम का, वो क्या रखेगा गिरवी? तो इसका मतलब उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो काम नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। ये भी दिक्कत आ रही थी फॉर्मल सिस्टम में। तो अब SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्होंने बोला हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैसे करी इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व? द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट, अब इसको प्लीज हाईलाइट करो, द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट स्मॉल proportions by minimum contribution। So self help group क्या प्रमोट करते हैं? थ्रिफ्ट इन स्मॉल proportion by a minimum contribution from each member। From the pooled money, credit is given to needy members to be repayable in small installment at reasonable interest rate। इसका क्या मतलब है? चलो, आप और मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। मैंने बोला आज से हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम का मतलब क्या हुआ? सेल्फ का मतलब अपनी, हेल्प का मतलब मदद, अपनी मदद करने वाले ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप हिंदी का मीनिंग यही हुआ। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी मदद करने वाले ग्रुप, यानी अगर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हम अपनी मदद खुद करेंगे। मैं अकेली नहीं हूं जिसकी मदद नहीं हो पा रही, बहुत किसान थे ना, ऐसे ऐसे बहुत लोग थे। तो अब क्या है, वो मुंशी जी के पास जा रहे हैं, वो तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वो तो कम पैसा दे रहे हैं, और मेरे अकाउंट जो है, वो मेरे खाते जो है वही खाते उनमें चेंज कर रहे हैं, तो उनके पास तो मैं जाऊंगा नहीं। अब फॉर्मल जो बैंक के पास जा रहा हूँ, वहां पे क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कुछ उधार रखो, कुछ गिरवी रखो। तो अब कुछ गिरवी रखने को मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं, मैं गिरवी क्या रखूं? ठीक है, पर मुझे मदद चाहिए, अब मैं अपनी मदद खुद करूंगी। कैसे करूंगी? अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करूंगी जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं, तो ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो मेरा बन गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जैसे ही मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, हम सब ने उसमें ना टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े पैसे डालने लगे। बहुत सारे नहीं है हमारे पास, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे लोग साथ आ जाए जो थोड़े थोड़े पैसे डाल रहे हैं, तो उस ग्रुप के पास कंबाइन बहुत सारे पैसे हो गए। अब हो सकता है अभी इस वक्त आज आपको जरूरत है उसमें से कुछ पैसे की, अभी मुझे नहीं है। हम सारे मिलके पैसे डालते रहते हैं थोड़े थोड़े, एक टाइम पे हो सकता है किसी एक को जरूरत आ गई, हम उसी पैसों में से, अब जो सबके पैसे हैं उन्हीं में से उधार देते हैं किसी एक को, और हम रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि यार मतलब ना रीजनेबल इंटरेस्ट रेट है, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे आप वापस दे देना पैसे। ठीक है, ये रहता है हमारा। सो बेसिकली हम नीडी मेंबर को देंगे, और हम कहेंगे कि आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में देना। अब इसका मतलब ये हो गया, इसको आप ऐसे समझो, मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, एंड मैंने अपने जैसे कम से कम 1000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो हमारे ग्रुप में सबके पास 10 रुपए, सबने 10 रुपए कंट्रीब्यूट किया, हमारे ग्रुप में 10,000 रुपए हो गए। अब हमारे ग्रुप में 10,000 रुपए में से आप आए, आपको 2,000 रुपए की जरूरत है, तो हमने इस 10,000 में से आपको 2,000 दे दिए। हमने कहा कि ठीक है, आप एक काम करना,
20-20 रुपए करके आप 100 इंस्टॉलमेंट में या कम इंस्टॉलमेंट्स में, बेसिकली छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में छोटा छोटा अमाउंट पे करते रहना, और आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, पर कम इंटरेस्ट रेट पे। यानी आप वापस दोगे तो 2,000 नहीं दोगे, मे बी आप 2100 वापस दोगे, एंड इसे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में आप देते रहना। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता था। अब क्या हुआ, बाय May 2019 nearly 6 crore women in India have become member. Oh my god, this is a huge number, ठीक है। 2019 मई मंथ तक, 2019 6 करोड़ औरतें इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इंडिया में, 54 लाख, 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे मई 19 तक, एंड अब तो ऑब्वियसली बढ़ गए होंगे, एंड इसका हिस्सा है 6 करोड़ महिलाएं। 6 crore women are part, and about rupees 10 to rupees 15,000 per SHG and another 2.5 lakh per SHG as a community investment support fund. ये क्या होता है? CISF Community Investment Support Fund are provided as a part of renovating fund to take up self-help employment for income generation. This is a huge number. We are doing really like अच्छा हो रहा है इस चीज में, ठीक है। Since credit provision, so अभी let's read. Since credit provisions are generally referred to as micro credit program, ये जो credit provision है, ये credit provision मतलब जो पैसा देना, credit provision है, इसको कहते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। माइक्रो मतलब छोटा, छोटे क्रेडिट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो छोटे क्रेडिट प्रोग्राम ये होता है। SHGs have helped in empowerment of women. सेल्फ हेल्प ग्रुप ना सबसे ज्यादा औरतों के काम है, औरतों को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि आदमी लाए सैलरी, औरतों को थोड़े पैसे दिए, औरतों ने उसमें से भी बचा लिए, और उसमें से 10-10 रुपए कर करके उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप में डालने शुरू करे कि जिसको जब मदद होगी। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने बन गए, 6 करोड़ महिलाएं उसका पार्ट बन गई ये करते करते। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने औरतों को थोड़ा ना एम्पावर फील कराया कि हम भी मदद कर सकते हैं, कि जब किसी को हेल्प चाहिए होगी तो हमारे पास भी है इंतजाम, एंड पैसे हैं, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो इट इज एलिज दैट बोरोइंग्स आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेस। तो ये बोला जाता है कि बोरोइंग, उधारी जो करते हैं वो कंजम्पशन पर्पसेस से करते हैं। व्हाई आर बोरोअर्स नॉट स्पेंडिंग फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, ठीक है। अब बोरोअर्स है, ये सवाल तो मेरे को ना सुन के ऐसा लग रहा है, मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछ तो रही है कि बोरोइंग अगर कर रहा है किसान तो कंजम्पशन पर्पस से कर रहा है, खाने पीने के लिए, खर्चा करने के लिए, ना कि प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। अब कोई बताए नहीं कि किसान है, रूरल एरिया में है, अगर गरीब है, पहले अपना खाना देखेगा या पहले प्रोडक्टिव? जब खाना पेट भरा होगा, हेल्थ ठीक होगी, तभी तो जाके काम की सोचोगे ना। तो ऑब्वियसली पहला खर्चा क्यों होगा? पहला खर्चा, हाँ ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग कि आप उधार लेके खा रहे हो, वो कोई सेंस नहीं बना रहा है, बट आप इससे गरीबी का आइडिया ले लो, आप पॉवर्टी समझ लो। तो एवरी कॉन्सेप्ट इज इंटरलिंक्ड, ठीक है। रूरल बैंकिंग की बात करें, क्रिटिकल अप्रेजल, rapid expansion of rural banking had a positive effect on rural farm and non farm output, ठीक है। रैपिड एक्सपेंशन जो हुआ है बैंकिंग सिस्टम का, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आया रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट पे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे, स्पेशली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो यार रूरल एरियाज में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज आई। इट हेल्प फार्मर टू अवेल services and credit facilities at variety of loans for meeting their productive needs. तो अब उन्हें लोन मिलने लगे। Famines became events of past, ठीक है। We have now achieved food security, मतलब हमें जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए ना, तो हमें ऐसे भूखे हाल में छोड़ के गए थे वो, कि ऊपर से वो जो डिविजन हुए, पार्टीशन हुए, हमारा जूट चला गया, हमारा कॉटन ग्रो करने का हिस्सा चला गया, हमारा फूड व्हीट ग्रो करने का हिस्सा चला गया, कुछ ईस्ट पाकिस्तान चला गया, कुछ वेस्ट पाकिस्तान चला गया, जो भी हम ग्रो कर रहे थे। तो हम लोग ना इतने डिपेंडेंट हो गए थे, इतने ज्यादा फूड डिपेंडेंट हो गए थे एक टाइम पे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वापस से फूड सिक्योरिटी आई, क्योंकि अब हमारी फूड डिपेंडेंस खत्म हुई, हम इंडिपेंडेंट हो गए इस चीज में, ठीक है। बहुत फूड था हमारे पास, तो फूड सिक्योरिटी थी, विच इज रिफ्लेक्टेड इन अबंडेंट बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन। बहुत सारे बफर स्टॉक, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टॉक पड़े रहे ग्रेन्स के। However, all is not well with our banking system. पर बैंकिंग सिस्टम के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है बैंकिंग सिस्टम के साथ? With the possible exception of commercial banks, other formal institutions have failed
टू डेवलप अ कल्चर। सो एक एक्सेप्शन है कमर्शियल बैंक की, कि कमर्शियल बैंक के अलावा आपने देखे थे रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सब देखा था ना अभी ऊपर हमने पढ़ा था रूरल एरिया में। तो कमर्शियल बैंक को छोड़ के जो बाकी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थे वो फेल हो गए टू डेवलप कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक मनी एंड बैंकिंग चैप्टर ले आओ। कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट करता है वो उसका कुछ हिस्सा रखता है कैश रिजर्व रेशियो एलआरआर के तौर पे, बाकी का आगे दे देता है। तो डिपॉजिट को मोबिलाइज कर देते हैं, जिनको लोन चाहिए उनको दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने लोग डिपॉजिट करके जा रहे हैं वो एक दिन तो आ नहीं जाएंगे वापस मांगने। तो इसमें से बेटर है लोन दे दो। और जिनको हेल्प चाहिए वो डिपॉजिट मोबिलाइज करके क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, वो मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। पर कमर्शियल बैंक को छोड़ के जो बाकी रूरल बैंक थे वो ऐसा करने में फेल हो गए। ठीक है, लेंडिंग टू वर्थवाइल बोरोवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी, इस चीज में फेल हो गए। एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई। क्रॉनिकली हाई मतलब एग्रीकल्चर डिफॉल्ट रेट मतलब क्या हुआ कि फार्मर उधार पे पैसा लेके गए और कभी वापस ही नहीं दिया। तो ये डिफॉल्ट करना होता है। तो डिफॉल्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई। वाई फार्मर फेल टू पे बैक लोन। अब ठीक है हमने बोल दिया कि हाई है, पर सोचे क्यों हाई है, क्यों फार्मर पैसा वापस नहीं दे पा रहा, उधार लेके जा रहा है पर वापस नहीं दे रहा। इट इज alleged दैट फार्मर्स आर deliberately refusing to pay back, मतलब जानबूझ के दे आर रिफ्यूजिंग टू पे बैक कि हम नहीं देंगे। पर इसके रीजन क्या है, जानबूझ के भी क्यों मना कर रहे हैं वो। Thus, the expansion and promotion of rural bank sector has taken a back seat after reforms. इसी वजह से रिफॉर्म मतलब अगर 1982 में नाबार्ड आ गया था और 1969 में आपने देखा रूरल बैंक्स आ गए थे, पर जब रिफॉर्म हुए 1991 में इसके बाद इनका इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यार एक तो तुम कोई डिपॉजिट करके जा रहा है, तुम उससे और पैसा नहीं बना पा रहे, कहते हैं ना पैसे से पैसा बनाना, वो तुम कर नहीं पा रहे जो कमर्शियल बैंक कर रहा है। दूसरा, डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर में, फार्मर जानबूझ के देना ही नहीं चाहता पैसा वापस, उधार ले जाते देते ही नहीं। तो अब क्या करोगे। तो इसी वजह से बैक सीट ले ली इन सारे बैंक्स ने ग्रो करने के लिए। सो टू इम्प्रूव द सिचुएशन, अब ये सिचुएशन खराब है, इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा। रिसेंट ईयर्स में ऑल द एडल्ट्स आर एनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट्स एज अ पार्ट ऑफ अ स्कीम नोन एज जन धन योजना। तो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, जितने भी रूरल सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनको कह रहे हैं भाई एक ना एनकरेज कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खोलो। ठीक है, एक स्कीम है जन धन योजना, लेकिन उसके लिए आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, खाता खुलवाना पड़ेगा। Those bank account holders can get rupees 1 to 2 lakh accidental insurance coverage and overdraft facilities of 10,000। यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है अगर आपका अकाउंट है तो सरकार देगी ना, अगर आपका अकाउंट ही नहीं है, सरकार क्या कर रही है, सरकार वो अकाउंट्स मॉनिटर कर रही है। तो एक्सीडेंट होता है आपके परिवार का क्या, तो अगर हो जाता है बाय चांस तो वो कवरेज सरकार ध्यान रखेगी, सरकार पैसा देगी, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी क्या है, आपका अकाउंट होना चाहिए। तो वो चीज से उस स्कीम से सरकार प्रमोट कर रही है कि जितने भी लोग हैं वो अपने बैंक अकाउंट खुलवाएं। एम ये नहीं है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करना है, एम है कि पब्लिक का बैंक अकाउंट हो, पब्लिक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बने। ठीक है, दोज बैंक अकाउंट होल्डर्स कैन गेट रुपीज, ओके वी रेड दिस। ठीक है, एंड गेट देयर वेजेस इफ दे गेट एनी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स एंड वर्क अंडर नरेगा। नरेगा हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में कि 100 दिन का वेज प्रॉमिस एंड एम्प्लॉयमेंट देना है। ठीक है, तो इसमें जो पैसे मिलेंगे वो आपको सीधा बैंक अकाउंट में मिल सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपका ख्याल रखेगी। ओल्ड एज पेंशन मिल सकती है एंड बाकी सोशल सिक्योरिटी पेमेंट देगी। और गवर्नमेंट कह रही है कि हम कर लेंगे, अगर ट्रांसफर होगा वो आपके बैंक अकाउंट में, बट इसके लिए जरूरी क्या है, बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। ठीक है, देर इज नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस। ओके, देर इज नो नीड दैट यू हैव टू कीप अ मिनिमम बैंक बैलेंस। नॉर्मली होता है कई सारे बैंक अकाउंट्स में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है या कैसा बैंक अकाउंट है, आपको एक मिनिमम, कुछ बैंक्स में होता है 10,000 रखना है मिनिमम। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं जनधन में कोई मिनिमम अकाउंट रखने का दिक्कत ही नहीं है। And this has led to more than 50 crore people opening bank accounts। तो इम्प्रूवमेंट देखो, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम क्योंकि ग्रो नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फेल हो रहा था, क्योंकि वो डिपॉजिट्स जो है वो मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है फॉर्मल बैंकिंग में, फॉर्मल बैंकिंग में और बहुत दिक्कतें आ रही थी, डिफॉल्ट हो रहे थे।
उसे प्रमोट करने के लिए जनधन स्कीम में सबको आने को कहा गया. एज अ रिजल्ट 50 करोड़ पीपल ओपनड बैंक अकाउंट्स. Indirectly, it has promoted thrift habit and efficient allocation of financial resources, particularly in rural areas. Bank also could mobilize fund of more than 2 lakh, 2 lakh crore through these accounts. So अब banks भी mobilize कर पाए deposits को, एंड बैंक्स भी बेटर कर पाए. सो ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली रूरल एरिया में. ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट कंप्लीट द बॉक्सेस व्हिच आर देयर इन द एनसीईआरटी. एज आई से, द बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नॉट मिस द बॉक्सेस. लेट मी सी स्टार्टिंग से कौन से बॉक्स हमने मिस करा है. ओके, सबसे पहले पुअर वुमेन्स बैंक, कुदुम्बश्री. तो ये भी पढ़ लो, एंड ये चीजें इंपॉर्टेंट है. कहीं भी कुदुम्बश्री आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कुदुम्बश्री किस चीज से लिंक्ड है. ठीक है, कुदुम्बश्री इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम. कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी, गरीबी रिड्यूस करने का एक प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किया गया केरला में. ये केरला का प्रोग्राम है. In 1995, a thrift and credit society was started as a small saving bank for poor women with the objective to encourage savings. The Thrift and Credit Society mobilized rupees 1 crore as a thrift saving. मतलब ये कर करके इन लोगों ने 1 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर दिए. सोचो. ठीक है, थ्रिफ्ट मतलब आएंगी वुमेन, पैसा डालेंगी थोड़ा सा, जिसको रिक्वायर्ड है उसको मिल जाएगा लोन सस्ते में, गरीब औरतों को. ठीक है, तो कुदुम्बश्री है इसका नाम, वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम का नाम. These societies have been acclaimed as largest informal banks in Asia. लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक नहीं है, कोई स्मॉल सेविंग बैंक थोड़ी है असली में. इनफॉर्मल बैंक है लेकिन लार्जेस्ट है. इतने हाई रेट पे इन्होंने इतने सारे पैसे जनरेट करे, मोबिलाइज करे. ठीक है, एशिया में सोचो, इंडिया में भी नहीं कह रहे हम, एशिया में लार्जेस्ट कह रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग मोबिलाइज, किन टर्म्स में? पार्टिसिपेशन की कितनी औरतों ने इसमें पार्टिसिपेट करा. ठीक है, एंड कितनी सेविंग्स इन्होंने मोबिलाइज करी, 1 करोड़. तो लार्जेस्ट इनफॉर्मल प्रोग्राम हो गया. क्या नाम है? कुदुम्बश्री. ठीक है, केस स्टडीज आती हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाते हैं इससे. देन आपके ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये भी इंटरेस्टिंग रहते हैं, देखते रहा करो पिंक बॉक्स में, कभी कभी इनसे कुछ चीजें डायरेक्टली आ जाती हैं. ओके. Okay, yeah. So I think that's it for today, and we'll divide this chapter into two parts. And आज इतना ही रखते हैं, and I'll bring rest of the part in part two. So this is part one of rural development, and tomorrow we'll do part two. Okay, so do share your feedback. क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, एंड जो चीजें समझ आई कीप हाईलाइटिंग, कीप मेकिंग नोट्स. एंड साथ साथ कर लोगे तो बेटर है. कुछ नहीं समझ आएगा वो मुझसे हाथ के हाथ कमेंट्स में पूछ लो, एंड देन कंप्लीट योर चैप्टर later on. So basically keep practicing. That's all what I mean. Okay, so keep practicing. Stay healthy. I'll see you with part two very soon. Bye bye.